हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज वाला एसएससी का टेस्ट डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो एसएससी का टेस्ट था, इजी टेस्ट था। टेस्ट का नंबर था SKSSC टेट्राए JKN। ओवरऑल टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी था। इतना इजी था कि आप इस टेस्ट में इजीली 20+ क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते थे। पैसेज है सबसे पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं, और पैसेज वाज लाइक कि सामने सब दिया हुआ है, हमें तो बस नंबर दिए हुए थे सामने। ठीक है, देखते हैं। द इंडियंस एज अ ग्रुप आर नॉट कोहेसिव। देखो, कोहेसिव जो वर्ड होता है, कोहेसिव का मतलब होता है हिंदी में बोले तो एकजुट। ठीक है, और मतलब मीनिंग हो जाता है यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर। तो इंडियंस एज अ ग्रुप आर नॉट कोहेसिव, हम लोग जो हैं हम कोहेसिव नहीं हैं। देर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट्स, दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मे बी ट्रेस्ड टू सेल्फिशनेस, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड द इनएबिलिटी टू फाइंड जॉय इन वर्किंग टुगेदर एज अ टीम फॉर अ कॉमन गोल। तो कह रहा है इसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं यही सब है कि हम लोग सेल्फिश हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है, हम विश्वास नहीं करते एक दूसरे पे। दूसरा, हमें मज़ा भी नहीं आता वर्किंग टुगेदर एज अ टीम फॉर अ कॉमन गोल। दिस लीड्स टू डिविसिवनेस। डिविसिवनेस मतलब ये वर्ड डिवाइड से बना है, डिविसिवनेस हो गया। ठीक है, आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म विद द रिजल्ट इमेजेस आर टार्निश्ड एंड द मेन पर्पज इज डिफीटेड। कह रहा है कि अल्टीमेटली होता क्या है, लोग डिवाइड हो जाते हैं तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, टार्निश इमेज एक दूसरे की टार्निश करते हैं। टार्निश का मतलब होता है गंदा करना। ठीक है, किसी की इमेज को खराब कर देना। कह रहा है आर टार्निश एंड द मेन पर्पज इज डिफीटेड, और जो मेन पर्पज होता है वो कहीं भी नहीं रह जाता। दिस फिनोमिना इज विजिबल among the bureaucrats, the politicians and the intellectuals, the business community and the sports fraternity. Fraternity हो जाता है भाईचारा, मतलब वो एरिया। All those who matter and who give a poor account of themselves as a group despite individual brilliance. कह रहे यही जो फिनोमिना है जो ऊपर इसने बताया कि भाई हम लोग अच्छे से मिलजुल के काम नहीं कर सकते, ये विजिबल है ब्यूरोक्रेट्स में, पॉलिटिशियंस में, इंटेलेक्चुअल्स में। ब्यूरोक्रेट्स हो गए ये ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, नौकरशाह बोलते हैं, IAS ऑफिसर्स एंड ऑल। इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बुद्धिजीवी, तो इंटेलेक्चुअल्स में, बिजनेस कम्युनिटी में, और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। भाई किसी भी फील्ड में चले जाओ, सब जगह यही है इंडिया के अंदर। ऑल दोज हु मैटर, और ये सब वो लोग हैं जिनकी मतलब जिनकी वैल्यू है। ठीक है, एंड हु गिव अ पुअर अकाउंट ऑफ देमसेल्स। पुअर अकाउंट ऑफ सम वन सेल्फ, पुअर अकाउंट ऑफ वन सेल्फ या गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, दो फ्रेजेज यूज होते हैं। पुअर अकाउंट ऑफ वन सेल्फ का मतलब होता है टू डू समथिंग वेरी बैडली, और अगर यहीं पे गुड हो जाए तो डू समथिंग विद वेरी वेरी वेल, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, all those who matter and who give a poorer account of themselves as a group despite individual brilliance। जबकि इंडिविजुअली हो सकते हैं वो बहुत बढ़िया हों, लेकिन ग्रुप में काम नहीं कर सकते। बी ट्रेस टू, तो कह रहा है दिस कॉन्ट्रास्ट इन ह्यूमन बिहेवियर कैन परहैप्स बी ट्रेस टू एज ओल्ड बिलीव्स, रिलीजियस टॉलरेंस, पॉवर्टी एंड द डाइवर्सिटी इन डे टू डे लिविंग कंडीशंस। कह रहे यही कंट्रास्ट हमारे ह्यूमन बिहेवियर में कहीं भी आप ढूंढ सकते हो, चाहे वो एज ओल्ड बिलीफ हो, रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो, मतलब पुराने बिलीफ्स चले आ रहे हो उनमें, रिलीजन से रिलेटेड कोई बात हो, पॉवर्टी हो, एंड द डाइवर्सिटी इन डे टू डे लिविंग कंडीशंस। तो सब जगह यही सब चीज़ मिलती है। ठीक है, बहुत ईजी सा पैसेज था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चंस भी इतने ही ईजी हैं, पढ़ते हैं। देखो, वाई आर द इंडियंस नॉट कोहेसिव एज अ ग्रुप। ऑप्शंस देखो, कह रहे देर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। हाँ, ये तो लिखा था ना, देर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेकेंड ही लाइन थी ऊपर। देर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट्स, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे है ना, तो लेकिन ये इसका आंसर नहीं है,
है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर लिख रहा है देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट्स। सेकंड ऑप्शन में देखो, इंडिविजुअल आ गया, ग्रुप आ गया, स्टेट्स आ गया। इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट्स, ये चारों चीज़ें चाहिए थी हमें, जो कि डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लीड टू। अब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से क्या होता है? देखो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से ये लिखा था, दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मे बी ट्रेस टू ये दिस लीड्स टू डिविसिवनेस एंड आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा था, तो डिविसिवनेस एंड आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन आंसर है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ ब्राइटनेस और डल। देखो, क्वेश्चन में लिखा है लॉस ऑफ ब्राइटनेस और डल। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अगर वैसे तो ऑप्शंस के थ्रू भी जाते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रिलियंस वर्ड का मीनिंग, ब्रिलियंट वर्ड सबने सुना ही होगा, तो ये तो नेगेटिव वर्ड तो है ही नहीं। फिनोमिना का मतलब होता है कोई प्रोसेस, कुछ वैसा। विजिबल, जो चीज़ दिख रही हो, तो एक ही ऑप्शन है टार्निश, जिसका मतलब ही होता है डल, बोरिंग, या किसी की वैल्यू को कम करना, बेइज्जत करना, डिफेम करना, ये सब होता है टार्निश। तो टार्निश इज द राइट आंसर। कह रहे टू व्हाट कैन द कंट्रास्ट इन ह्यूमन बिहेवियर बी ट्रेस टू। कह रहे ह्यूमन बिहेवियर को, कंट्रास्ट को कहाँ पे ट्रेस किया जा सकता है? ये लास्ट में कहीं लिखा था, हाँ नीचे से, चौथी पांचवी लाइन है नीचे से, लास्ट में लिख रहा है, देखो, दिस कंट्रास्ट in human behavior can perhaps be traced to age old beliefs, religious tolerance, poverty and diversity। एज ओल्ड बिलीफ, डाइवर्सिटी, खाली ये दो नहीं थे। ऑप्शंस जो हैं, सी ऑप्शन के अंदर दिया है, एज ओल्ड बिलीफ, रिलीजियस टॉलरेंस, पावर्टी एंड डाइवर्सिटी इन डे टू डे लिविंग, ये आंसर है। व्हाट डज गोल इन द पैसेज मीन्स। गोल का क्या मीनिंग है? गोल का मीनिंग देखो, प्लेस वेयर द बॉल हैज़ टू पास इन अ फुटबॉल मैच, द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्बिशन, ए पॉइंट स्कोर्ड बाय पॉइंट नहीं, पोल्स नहीं। ऑप्शंस के थ्रू भी जाओ तो सीधा सीधा आंसर सेकंड बनता है, एंड दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले दो क्वेश्चंस के अंदर हमें सिनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, जेन्युइन वर्ड है, जेन्युइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। देखो, जेन्युइन वर्ड जो है, इसका मतलब होता है समथिंग रियल। ठीक है, जो चीज़ जैसी है वही की वही, तो वो चीज़ होती है जेन्युइन। अब वैसे तो चारों ऑप्शन जो है ना, इसी के सिनोनिम है। ठीक है, लेकिन चारों को यूसेज की सेंस में देखना पड़ेगा, तब जाके हमें एग्जैक्ट मीनिंग मिलेगा। जेन्युइन मतलब होता है एग्जैक्टली ट्रू। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ऑथेंटिक जो वर्ड होता है, ये भी होता है ट्रू। लेजिटिमेट जो वर्ड है, ये भी होता है ट्रू, लेकिन ये होता है लीगली ट्रू, लीगल सेंस में यूज होता है। रिलायबल हो जाता है एबल टू बी ट्रस्टेड, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको। और प्योर हो जाता है जिसमें किसी चीज़ की मिक्सिंग ना हो। तो जो राइट आंसर बनता है वो बनता है फर्स्ट ऑप्शन, ऑथेंटिक। नेक्स्ट इज ऑब्सीन। ऑब्सीन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है, ऑब्सीन वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग ऑफेंसिव, रूड, शॉकिंग। ठीक है, या फिर इनडिसेंट सेंस में। जो फर्स्ट ऑप्शन है इनडिसेंट, वही इसका राइट आंसर है। इनकॉरिजिबल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। इन प्लस कोर प्लस इबल। ठीक है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। रिडिकुलस जो वर्ड है, ये स्टूपिड की सेंस हो जाती है। और इनटॉलरेबल हो जाता है जिसको टॉलरेट ना किया जा सके। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले दोनों क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्री डिलेक्शन। प्री डिलेक्शन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइकिंग, लाइकिंग समथिंग अ लॉट, या फिर प्रेफरेंस। तो देखो, प्री दिल एक्शन वर्ड में लिख रहा है, प्री दिल एक्शन, पहले से ही दिल एक्शन करने लग जाता है जिन चीज़ों के लिए आपके दिल में क्या होती हैं, लाइकिंग होती हैं। तो लाइकिंग का एंटोनिम क्या होगा? एक्सेप्टेंस, अट्रैक्शन, डिसलाइक या चॉइस। बट ऑब्वियस सी ऑप्शन, डिसलाइक। एडमोनिश, एडमोनिश का हमें एंटोनिम बताना है।
admonish is a word which means uh, to tell somebody that they have done something wrong, किसी को criticize करना, किसी को कुछ बुरा भला कहना, उसको बोलते हो आप admonish। तो एंटोनिम बताना है। जो फर्स्ट वर्ड है कंडेम, वो तो बिल्कुल इसका सिनोनिम है, ठीक है। इसका मीनिंग भी होता है टू क्रिटिसाइज। ब्लेस होता है किसी को दुआ देना या फिर आशीर्वाद देना, ठीक है ना। प्रेज जो वर्ड होता है ये होता है प्रशंसा करना। देखो, एडमोनिश था क्रिटिसाइज करना, प्रेज है प्रशंसा करना। हालांकि कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ड है इसका भी एक मीनिंग होता है प्रेज, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेट का मीनिंग हो जाता है टू गिव गुड विशेस टू समवन। तो कॉन्ग्रेचुलेट इसका आंसर नहीं बनेगा, आंसर बनेगा सी, प्रेज। अगले क्वेश्चन में हमें राइट स्पेलिंग बतानी है। इक्विवोकल वर्ड है। इक्वी इज इक्वल टू इक्वल एंड वोकल इज इक्वल टू स्पोकन, ठीक है ना। वॉक हो जाता है टू स्पीक। तो इक्विवोकल जो होता है इसका मतलब होता है एम्बिगुअस। इक्विवोकल हो जाता है द्विअर्थी, नॉट क्लियर, अनक्लियर। और जो फर्स्ट ऑप्शन है इक्विवोकल, वही इसकी राइट स्पेलिंग है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वीमेन इन ऑल फील्ड्स, ठीक है, जो वीमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सब फील्ड्स में। फर्स्ट वर्ड है फेनेटिक। फेनेटिक जो वर्ड होता है ये तो होता है सपोर्टर, कट्टर सपोर्टर जो होता है किसी का भी, उसको बोलते हैं फेनेटिक। बड़ा तगड़ा फैन होता है ये, ठीक है। हु हैज़ एक्सट्रीम बिलीफ इन समथिंग, इन अ ग्रुप, इन अ पर्सन, कुछ भी ऐसा, तो कट्टर सपोर्टर, ठीक है, समर्थक। नेक्स्ट इज मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट तो ऊपर वाले क्वेश्चन का एंटोनिम हो गया। मिसो का मतलब होता है हेट, गायना इज फीमेल, तो मिसोगाइनिस्ट हो जाता है हेटर ऑफ फीमेल। नेक्स्ट इज फिलेंडरर। फिलेंडरर में फिल आया। फिल इज अ वर्ड विच मीन्स टू लव, एंडर इज अ वर्ड विच मीन्स मेल। फिलेंडरर हो जाता है अ पर्सन, अ मेल हु फ्लर्ट्स एवरी टाइम, हु लव्स एवरी टाइम। तो मेल फ्लर्ट, दिल फेक आशिक, उसको बोलते हैं फिलेंडरर। And the fourth option, feminist, is the answer of our question. Feminist is a word which is used for those persons who always say or they believe that women should have equal opportunities everywhere in every field. Next question is inability to sleep. Inability to sleep options अच्छे options थे, बाकी मालूम ही होता है जनरली ये क्वेश्चन भी। इनसोमनिया बी ऑप्शन इज द राइट आंसर विच मीन्स अनिद्रा, इनएबिलिटी टू स्लीप या लैक ऑफ स्लीप। फर्स्ट ऑप्शन इज हिस्ट्रिया। हिस्ट्रिया इज अ वर्ड विच इज यूज्ड for a mental condition when somebody is extremely frightened or extremely excited। बहुत ज़्यादा जब कोई डरा हुआ हो या एक्साइटेड हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हिस्ट्रिया, उस कंडीशन को बोलते हैं हिस्ट्रिया। Aphasia. Aphasia is a word which is used to describe a mental condition when one is one is unable to speak, write, understand because of some damage to brain। जब ब्रेन पे कोई डैमेज हो जाए और बंदा ना कुछ लिख पा रहा है, ना बोल पा रहा है ढंग से, ना समझ पा रहा है, तो उसको बोलते हैं एफेसिया। एंड डी इज एमनेशिया। एमनेशिया होती है जब याददाश्त किसी की चली जाती है, कंडीशन दैट मेक्स अ पर्सन अनेबल टू रिमेंबर थिंग्स। जब आदमी याद नहीं रख पाता चीज़ों को, उसको बोलते हैं एमनेशिया। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज बी। अगला क्वेश्चन है वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश। एक ऐसा पर्सन जो बॉडीली प्लेजर्स के लिए सारा टाइम जुटा रहता है। तो ये भी कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। टेरेस्ट्रियल जो वर्ड है ये मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू ग्राउंड या रिलेटेड टू अर्थ। एपिक्योरियन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसका मीनिंग होता है जो बॉडीली प्लेजर्स के लिए काम करता है। सेलेस्टियल इज अ वर्ड विच इज यूज्ड for those things which are from not from earth,
विच आर फ्रॉम स्काई, उस उन सबको बोलते हैं सेलेस्टियल। एंड फोर्थ ऑप्शन पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन जो वर्ड है इसका मतलब होता है पैदल यात्री, अ पर्सन हु इज वॉकिंग, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी टेस्ट था आज वाला अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरिया इज नाउ करिंग फेवर विद अमेरिका। सी, करी फेवर इज एन ईडियम, ये सारे ईडियम्स ही हैं अब 14, 15 एंड 16 में। तो करी फेवर इज एन ईडियम जिसका मीनिंग होता है किसी से ना, किसी की चापलूसी करना, फॉनिंग, टोडी, बूट लिकिंग, ये सब जो वर्ड है इसके सिनोनिम होते हैं। तो करी फेवर होता है किसी को खुश करना। फर्स्ट ऑप्शन प्लीजिंग इज द राइट आंसर। कह रहा है आर प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन टू मीन्स मैटर्स। टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है कि किसी को ना, जैसे किसी की कोई गलत चीज़ हो और आप उसको डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोलो, पोलाइट वे में किसी की गलती को डिस्क्राइब करो, पोलाइट वे में, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई गलती कर रहा है तब भी आप रूड ना हो, तो वट यू डू, यू मीन्स मैटर्स। ठीक है। बट द क्वेश्चन इज आर प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन टू मीन्स मैटर्स, मतलब कि हमारे प्रिंसिपल ऐसे नहीं है कि जो मैटर्स को बड़ा हल्के में ले लेंगे, ना जी, हमारे प्रिंसिपल तो बड़े कड़क है। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। ऑप्शंस में जो है टू कंफ्यूज इशू, टू से समथिंग माइल्डली, सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज द राइट आंसर। माइल्ड जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है सॉफ्ट, टू से समथिंग सॉफ्टली। ठीक है। नेक्स्ट इज वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड द कन्वीनियंसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। सी, टेक फॉर ग्रांटेड जो वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड का एक मीनिंग तो सिंपल सा है, हल्के में लेना। ठीक है। या किसी चीज को एक और मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रेडीली। ठीक है ना। या तो मतलब कुछ मान के चलना, एज्यूम समथिंग ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग इट। ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू एक्सेप्ट समथिंग रेडीली। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन एरर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है। कह रहे आई सजेस्ट दैट, देखो इस सेंटेंस को वैसे देखा जाए तो ही के साथ गोज बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है। और सजेशन जब देते हो तो अब आप जनरली मोडाल यूज करते हो शुड। तो ये सेंटेंस या तो बनना चाहिए आई सजेस्ट दैट ही शुड गो, या फिर इसके अंदर अगर आप शुड नहीं लगा रहे हो तो ये सेंटेंस बनेगा सब्जंक्टिव का सेंटेंस। एक सब्जंक्टिव मूड होता है इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर होता क्या है कि सब्जंक्टिव मूड के अंदर हमेशा दैट के बाद भी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें दैट के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना लगा हो। ये वर्ब्स हैं जैसे आस्क, डिमांड, डिटरमाइन, मूव, ऑर्डर, प्रे, प्रेफर, रिकमेंड, मतलब जिनमें जनरली कोई कोई मतलब जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम जिन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ना, वो सब चीज़ें जनरली अगर उनके बाद दैट यूज़ करोगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे विदाउट एस और ई एस। या सब्जंक्टिव यूज़ होता है जो हमने कंडीशनल सीखा होगा, जो सेकंड कंडीशनल होता है जिसके अंदर नॉन फैक्चुअल इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे भी सब्जंक्टिव यूज़ होता है। वहाँ पे आपने देखा होगा आई के साथ भी वर लगता है, ही के साथ भी वर लगता है, शी के साथ भी वर लगता है। ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो भी सब्जंक्टिव होती है। तो सब्जंक्टिव होता है जो कंडीशंस को, डाउटफुल सिचुएशंस को या नॉट फैक्चुअल सिचुएशंस को डिनोट करता है। और ऐसे सेंटेंसेस में दैट, जैसे कुछ वर्ब्स मैंने अभी बताई, जैसे आस्क हो गया, डिमांड, ऑर्डर, प्रे, प्रेफर, ठीक है, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट,
विश एट्सेट्रा। तो इन सब वर्ब के बाद अगर दैट क्लोज आ जाए तो उसमें दैट के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वर्ब यूज होती है विदाउट एस और ई एस। तो यहाँ पे वही होना चाहिए, या तो आप लगाओगे ही शुड गो या आप डायरेक्ट लगाओगे ही गो। अगला देखो, तो सेकंड पार्ट में एरर था। अगला देख रहे हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। कह रहे हैं इंट्रोडक्शन जो हुआ है टी और कॉफ़ी का और अदर बिवरेजेस का, हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ये देखो जो सी पार्ट में हैव यूज हो रहा है, ये यूज किसके लिए हो रहा है? बिवरेजेस के लिए नहीं, टी एंड कॉफ़ी के लिए भी नहीं यूज हो रहा, ये यूज हो रहा है इंट्रोडक्शन के लिए। क्योंकि टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बिवरेजेस ये तो प्रिपोजिशन के बाद आए, एंड आफ्टर प्रिपोजिशन सब्जेक्ट कैन नेवर फॉलो। तो ये सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो सब्जेक्ट बनता है इंट्रोडक्शन, एंड इफ द सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन देन द वर्ब शुड बी सिंगुलर। ठीक है ना? तो हैव नोट की जगह हैज़ नोट आएगा, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। कह रहे रोड ब्लॉक था उसके बावजूद भी गार्ड्स अलाउड अस एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। गार्ड्स ने हमें अलाउ किया कि हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस पाएँ अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए। अब देखो, द गार्ड्स अलाउड अस एंटर। अब यहाँ पे दो वर्ब यूज हुई, एक वर्ब है अलाउ, दूसरी वर्ब है एंटर। किसी भी सेंटेंस में अगर दो वर्ब यूज होती हैं तो उसमें एक वर्ब फाइनाइट होगी और दूसरी नॉन फाइनाइट होगी। अब यहाँ पे अलाउड अस यूज किया है जो कि मेन वर्ब हो गई, यानी कि फाइनाइट वर्ब हो गई। फाइनाइट वर्ब वही वर्ब होती हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। तो यानी कि ये अब वर्ब चेंज हो रही है, टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म लगी है, तो जो एंटर लगा है इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा टू। ठीक है, तो क्या आएगा? द गार्ड्स अलाउड अस टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो सी पार्ट में एरर हो गया। अगला देखो, इट इज़ टाइम यू डैश होम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। इसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे, इट इज़ टाइम यू वेंट होम। आगे देखो, डैश ए वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। डैश ए वॉक इन द मॉर्निंग will improve your health. Going to a walk in the morning, go to a walk in the morning, go for a walk in the morning, या going for a walk in the morning। तो देखो जो फ्रेज होता है ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, हम यही तो बोलते हैं, या गो टू अ मॉर्निंग वॉक, हम बोलते हैं ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है ना? तो गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक होता है, तो गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। अब गोइंग क्यों चाहिए, गो क्यों नहीं चाहिए? सी और डी ऑप्शंस में अगर जाएं तो गोइंग जो है वो जीरंड का काम करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सब्जेक्ट का जब काम करती है तो उसको हम जीरंड बोलते हैं, और सब्जेक्ट की फॉर्म में वो वर्ब का काम ना करके नाउन का काम कर रही होती है। तो ये जो है यहाँ पे जीरंड का काम करेगा, तो यहाँ पे हमें जीरंड चाहिए, वर्ब की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट मस्ट डैश द राइज इन प्राइसेस। गवर्नमेंट मस्ट डैश द राइज इन प्राइसेस। ऑप्शन देखो, चेक, दूसरा चेक, पहले वाला चेक वो बैंकिंग वाला है, ये वाला चेक। अब इस चेक के दो मीनिंग होते हैं। एक चेक का, इस चेक का एक मीनिंग तो होता है टू फाइंड आउट समथिंग। ठीक है, टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को, जैसे हम टेस्ट को चेक करते हैं। ठीक है, और इसी चेक का सेकंड मीनिंग होता है टू कंट्रोल समथिंग। सी ऑप्शन है सीज। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, और सीज जो अगला है वो होता है टू टेक पोजेशन विद लीगल अथॉरिटी। ठीक है, किसी चीज़ को अपने कब्जे में ले लेना उसको बोलते हैं सीज। अब गवर्नमेंट जैसे अकाउंट सीज करती है किसी के, तो वो डी वाला ऑप्शन होता है।
अब क्वेश्चन था गवर्नमेंट मस्ट डैश द राइज इन द प्राइसेस, तो सी ऑप्शन है सीज स्टॉप और बी ऑप्शन है चेक कंट्रोल। तो गवर्नमेंट जो है राइज इन द प्राइसेस को स्टॉप करेगी या कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी, ना कि सीज करेगी। स्टॉप नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ाती नहीं है। प्राइसेस तो मार्केट के कारण, मार्केट के कंट्रोल के कारण बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कभी भी प्राइसेस नहीं बढ़ाती है कमोडिटीज़ के। ठीक है, तो जो इस कॉन्टेक्स्ट में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, द ओनली वे टू, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है, द ओनली वे टू सॉल्व द रेशियल प्रॉब्लम इज बाय एजुकेशन। द ओनली वे टू सॉल्व द रेशियल प्रॉब्लम इज एजुकेशन। वैसे तो बाय की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पे, लेकिन बाय लगा है तब भी। चलो एक बारी ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या कुछ और आ सकता है। द ओनली वे टू सॉल्व द रेशियल प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। उधर रास्ता बता रहा है और यहाँ कारण बता रहा है, तो ये तो बिकॉज ऑफ तो हो ही नहीं सकता। थैंक्स टू, थैंक्स टू जो है ये अच्छा एक फ्रेज है, और इसका मीनिंग भी होता है बिकॉज ऑफ। जनरली थैंक्स टू हम बोलते हैं जब नेगेटिव सेंस में किसी को आप ये बताना चाह रहे हो कि आपके कारण ऐसा हुआ। जैसे जनरली किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो आपको, कि किसी के कारण आप कहीं पहुंचने में लेट हो गए। ठीक है, आप कहीं मूवी देखने जा रहे थे, मूवी में लेट हो गए आपके किसी फ्रेंड के कारण, और या आप कहीं जा रहे थे, आपकी ट्रेन छूट गई आपके फैमिली मेम्बर के कारण, और लास्ट में आप उससे ये बोलते हो कि थैंक्स, थैंक यू, इफ़ यू वर नॉट देयर आई वुड नॉट हैव लेफ्ट माई ट्रेन। तो इस केस में भाई अगर तुम ना होते तो मेरी ट्रेन ना छूटती, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम हिंदी में भी कई बार हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई साहब आपके कारण इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम हो गया कि मेरी ट्रेन छूट गई। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं थैंक्स। तो वो उसको ही थैंक्स टू इंग्लिश में लिखा जाता है, और इस थैंक्स टू का मतलब भी वही होता है बिकॉज ऑफ। तो थैंक्स टू और बिकॉज ऑफ तो सिनोनिम हो गए, तो जब बिकॉज ऑफ नहीं आ रहा तो थैंक्स टू भी नहीं आ सकता। इन द सेम वे ऑन अकाउंट ऑफ जो है ये भी मीनिंग वही होता है बिकॉज ऑफ। तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच। कह रहे ही मे बी पुअर नाउ, वो अभी गरीब हो सकता है, बट ही अपीयर्स यानी अभी तो गरीब है वो, बट ही अपीयर्स लेकिन ऐसा लगता है टू बी रिच कि वो रिच है। वो अभी गरीब हो सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो रिच है। तो पता कैसे लगेगा? नहीं, क्वेश्चन ऑप्शंस देखो, टू सीम रिच, रिच टू बी, टू हैव बीन रिच। देखो सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन का मतलब है टू हैव बीन रिच। हैव बीन रिच का मतलब है कि वो रिच रहा है। तो कह रहा है वो अभी गरीब है लेकिन ऐसा लगता है वो कभी अमीर रहा है, रिच रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कह रहा है द सस्पेक्टेड कपल वॉज टेकन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट थ्रू अ साइड एंट्रेंस टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। द सस्पेक्टेड कोई कपल था जिसके ऊपर सस्पेक्ट हो गया था, मतलब शक हो गया था पुलिस को। दे वर टेकन अवे, द कपल वॉज टेकन अवे। देखो टेकन अवे का तो मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, तो दे वर नॉट रिमूव्ड, उनको ले जाया गया। ठीक है, ले जाने के लिए कौन सा वर्ड है आप देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज विस्क। विस्क वर्ड का मतलब होता है टू टेक समवन और समथिंग समवेयर एल्स, एंड जनरली क्विकली की सेंस में होता है, सडनली एंड क्विकली, किसी को किसी दूसरे प्लेस पे ले जाना जल्दी जल्दी में। रश्ड जो वर्ड होता है ये तो होता है सिंपल, टू डू समथिंग इन हरी। एंड गाइडेड जो वर्ड होता है ये तो गाइड करना, टू शो द वे। तो जो ऑप्शन है विस्क्ड वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो टेस्ट को, अगर आज वाले टेस्ट को देखें तो इतना इजी टेस्ट था कि बहुत इजीली 20+ क्वेश्चंस ठीक किए जा सकते थे। अगेन
और अगर आपने देखा हो तो जो अभी 25th क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन था ना, विस्क, ये किसी और टेस्ट में भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे विस्क आंसर नहीं था, लेकिन वहाँ पे हमने ये वर्ड डिस्कस किया था। तो अल्टीमेटली अगर हम टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेस्ट का एनालिसिस हमारे काम ज़रूर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू।